नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया हूं। आज का भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और उसमें हम टॉपिक नंबर 10 में आ गए हैं। मौर्योत्तर काल जो प्रथम फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि आपके लिए बेनिफिट और ये ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए स्पेशल नोट्स हैं और बहुत ही मेहनत इस चैनल पर आपके लिए सिर्फ सेवा। तो आप अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। साथ ही मैं सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र को भी पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर ऑथेंटिक नोट्स द्वारा, तथा सेकंड ग्रेड के एसएसटी सोशल साइंस के लिए मैंने ऑटो सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको इस चैनल पर जो वादा किया है उसमें से 2 सब्जेक्ट लगभग पूरी हो गई हैं। एक तो है दर्शन शास्त्र और एक है भूगोल। तो आप ज़रूर बने रहें। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कैसा लगा है, लाइक तो ज़रूर करें आप। तो ये मौर्योत्तर काल का ये जो आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करें हम। ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए, बिल्कुल आप बने रहें चैनल पर। तो ये देखिए मौर्योत्तर काल 10वां टॉपिक है। तो शुरू करें हम। शुंग वंश अभी हमने पढ़ा था, उससे पहले मौर्य वंश पढ़ा था और मौर्य वंश के बारे में मैंने आपको पूरी बातें कही थी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे। और बृहदत्त को हराएगा कौन? तो पुष्यमित्र शुंग यही हराएंगे और बृहदत्त को मार के मगध में शुंग वंश की नींव रखेंगे। तो ये देखिए शुंग वंश 187 बीसी से 75 बीसी तक रहेगा। उज्जैन के थे ये और मौर्यों की सेवा में थे। पहले ध्यान रखें, बिल्कुल सही है, क्योंकि बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसके ही सेवा में था पुष्यमित्र शुंग। कुछ कारण थे जिसके कारण उन्होंने हत्या की थी, तो ये ज़रूर देखें। अब मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश कट्टर ब्राह्मणवादी था। यह शुंग वंश की बात है, याद रखना, कट्टर ब्राह्मणवादी था। और ये ब्राह्मण थे, पुरोहित उनके दरबार में थे, पतंजलि थे, ध्यान रखना। पतंजलि महाभाष्य नामक जो ग्रंथ लिखा है वही पतंजलि हैं। और हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया है शुंग वंश ने। विदिशा का महत्व बढ़ाया, विदिशा जो थी उसका महत्व बढ़ाया। शुंग काल के 9वें शासक थे भागभद्र के शासनकाल में 14वें वर्ष तक्षशिला यवन शासक था एंटीयोक्टिस का राजदूत जो हेलियोडोटस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। बिल्कुल सही है ये। तो गरुड़ स्तंभ जो विदिशा में वासुदेव के सम्मान में जो करवाया था विष्णु धर्म से संबंधित, तो ये शुंग काल की देन है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, 2nd शताब्दी थी ये। आगे देखिए कर्णिगम। तो कर्णिगम 1873 में बरहुत स्तंभ का पता लगाया उन्होंने और वो भी शुंगकालीन है। शुंगकालीन कला उदाहरण हम देखें तो विदिशा का गरुड़ ध्वज वही अभी अपने पढ़ा, भांजा का चैत्य विहार पढ़ा, अजंता का नवा चैत्य मंदिर और नासिक व कार्ले के चैत्य, ये सभी शुंगकालीन कला के उदाहरण हैं। आप ज़रूर समझें, बार बार पूछे गए हैं यही क्वेश्चन। शुंग काल वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था? देवभूति। और उसकी हत्या उसके ही सचिव थे वासुदेव ने 75 बीसी में की और शुंग वंश का अंत कर वहाँ पर कण्व वंश की नींव रखी है। याद रखें कण्व वंश। तो आपको याद क्या रखना है? शुंग वंश का पहला शासक कौन? तो पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम कौन? तो देवभूति। जबकि देवभूति को हराया किसने? वासुदेव ने। तो कण्व वंश का संस्थापक याद रखें वासुदेव। और अंतिम सुशीम है, सुशीम याद रखें। जो मुख्य बातें वही सातवाहन वंश हम देखें, दक्षिणापति थे ये। और ये जो थे वो पितृ सतात्मक परिवार था। वर्तमान में हमारा जो पितृ सतात्मक भारत का जो चल रहा है हमारा परिवार व्यवस्थाएं, वही उस समय सातवाहन वंश में थी। पितृ सतात्मक का मतलब होता है पिता का गोत्र। याद रखें आप, मैंने बहुत बार अंतर बताए हैं आपको। प्रारंभिक महानतम शासक शातकर्णी प्रथम है। शातकर्णी फर्स्ट सातवाहनों से संबंधित हैं। और एक शांति का जो काल था वो किसका था? तो हाल, एक हाल करके एक राजा था
सातवां वंश से संबंधित है, याद रखें। और उसी हाल के दरबारी विद्वान याद रखें आप, एक तो गुणद्रढ़ ये था, गुणद्रय जिसने बृहत कथा नामक पुस्तक प्राकृत भाषा में लिखी है, और एक था शववर्मन जिसने कांत्रय नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी है। तो ये हाल के दरबारी विद्वानों के नाम व ग्रंथ याद रखें। जो क्वेश्चन बने हैं वही बातें। गौतमी पुत्र शातकर्मी अगला शासक हम देखें 106 से 130 ईस्वी है, एडी यानी ईस्वी। अद्वितीय ब्राह्मण 23वां शासक था यह। जानकारी विजयों की हमें माँ वल्लभी का एक नासिक प्रशस्ति थे, हमें गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है, और उन्होंने वेणकट्टक स्वामी की उपाधि धारण की है। 23वें शासक थे ये, सातवां वंश के गौतमी पुत्र शातकर्णी। समय भी याद रखें 106 से 130। आगे देखिए, जोगलथम्बी एक अभिलेख है नासिक में, मृदभांड से हमें नहपान भी शक शासक हैं कि भारी संख्या में 8000 से भी अधिक चांदी की मुद्राएं मिली हैं, और उन पर सातवां शासकों द्वारा पुनः डलवाए जाने के चिन्ह के हैं, और इसमें उसकी शहरात वंश यानी शक के शासक नहपान पर विजय के भी संकेत मिल रहे हैं। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, इसमें समझने की बात ये है कि हम तो सातवां वंश पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो नहपान है वो शक शासक है, याद रखें। तो एक जो अभिलेख है जोगलथम्बी याद रखें नासिक से, हमें एक तो 8000 से अधिक चांदी की मुद्राएं मिली हैं, ये ध्यान रखें, और सातवां शासकों द्वारा पुनः डलवाए गए हैं उस सिक्कों को, ये ध्यान रखें। और इसमें क्या है, तो शहरात वंश यानी शक वंश के शासक नहपान पर विजय के संकेत, किसके कौन विजय कर रहा है इसको, तो शातकर्णी। कौन सा शातकर्णी, तो यही कौन सा, तो गौतमी पुत्र शातकर्णी नहपान को हरा रहा है, ये हमें जानकारी जोगलथम्बी नासिक में मिल रही है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वशिष्ठ पुत्र फुल्ल मावी, और ये भी शासक था 130 ईस्वी से 154 तक, सातवां वंश का एक शासक था। प्रथम आंध्र सम्राट के नाम से इसको जानते हैं। सातवाहनों में सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसके हैं, वशिष्ठ पुत्र फुल्ल मावी, याद रखें। एक हैं यज्ञ श्री शातकर्णी, सिक्कों पर जहाज़ों के चित्र हमें किसके मिल रहे हैं सातवां शासक में, यज्ञ श्री शातकर्णी। ब्राह्मणों को भूमिदान व जागीर देने वाले प्रथम शासक भी सातवान थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो ये ध्यान रख सकते हो आपकी। ब्राह्मणों को भूमिदान देने का यानी भूमिदान देने की परंपरा सातवानों शासक की देन, याद रखें। सातवानों का सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन में एक तो कार्ले तथा स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध अमरावती का स्तूप है, याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे सातवानों के बाद में हम देखें भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक शासक को हम पढ़ें तो 183 BC में साकल पंजाब को राजधानी बनाया यवन शासकों ने। और पहला शासक हम देखें ड्रेमिट्रियस उत्तराधिकारी उसका है यूक्रेटाइड्स, याद रखें, और तक्षशिला को उसने राजधानी बनाया। और तीसरा महानतम है मिंडांडर, याद रखें, मिंडांडर ग्रीक शासक हैं यह। और मिंडांडर 160 से 120 ईसा पूर्व तक यह भारत में रहेंगे। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक हैं यह। और भड़ोच में सिक्के उन्होंने जारी किए हैं। बौद्ध धर्म को अपनाया मिंडांडर ने, आपको पता ही है। सिक्कों पर अब राजाओं के नाम व तिथियां अंकित हैं, याद रखने। क्वेश्चन आता है कि भारत में सिक्कों पर राजाओं तथा उसके तिथियों का अंकन कौन से शासकों द्वारा किया गया, यवन शासकों द्वारा, ग्रीक शासकों द्वारा, याद रखें। और सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासक यवन ने ही लेख वाले सिक्कों तथा सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही जारी किए। आगे हम देखें, भारत पर यवनों का प्रथम उदाहरण आक्रमण जो है, भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण जो है वह पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ है। ब्राह्मण वंश से संबंधित था ये पुष्य वंश। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण सबसे फर्स्ट हुए हैं। और ये कहाँ जानकारी मिल रही है, गार्गी संहिता में, याद रखें। और ये चैनल आपके लिए कार्य कर रहा है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में आपके शेयर करें। आगे देखिए, शतप, सिथियन, शक, सई और सई बाग यही शख्स शासक थे। चीनी ग्रंथ से हमें इनके अलग अलग नाम मिल रहे हैं। तो यूनानियों से अधिक क्षेत्र पर अधिकार शकों को था। दो शाखाएं थी। उत्तरी शतप में कौन सी राजधानी उनकी, मतलब प्रमुख क्षेत्र थे, एक तो था तक्षशिला और एक था मथुरा। जबकि दक्षिणी शतप यानी शक ही हैं, नासिक व उज्जैन उनके केंद्र थे, याद रखें।
पश्चिमी शहरात वंश में नासिक का नहपान तथा कारमर कारमरकक वंश का उज्जैन का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक है। ये दो शासक पश्चिमी शतक से सबसे प्रसिद्ध है, एक तो नहपान है और एक है रुद्रदामन। नहपान नासिक का था और रुद्रदामन जो था वो उज्जैन का था, याद रखें। रुद्रदामन के समय में सौराष्ट्र गुजरात में शासक कौन था? सुविशाख, और इसी ने तो सुदर्शन झील का जो है वो पुनर्निर्माण करवाया था, वही है रुद्रदामन, याद रखें, सुविशाख। संस्कृत भाषा का पहला लंबा अभिलेख भी रुद्रदामन के समय में जूनागढ़ में 150 ईस्वी में मिलता है। ये शक शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में था। ये रुद्रदामन ने सातकर्णी राजा वशिष्ठ पुत्र फुलवामी को 2 बार हराया है। बहुत महत्वपूर्ण बात, रुद्रदामन शक शासक हैं और उसने सातवाहन के शासक थे वशिष्ठ पुत्र फुलवामी को हराया। और जहाज पर जो चित्र बने हैं और सबसे पहले जो लेख इसी के आए थे, सातवाहन शासकों में लेख प्रथम। अंतिम देखे शासक कौन है? तो रुद्र सिंह तृतीय, याद रखें। अंतिम रुद्र सिंह तृतीय को हराएगा कौन? गुप्त वंश का महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, वही हराएंगे रुद्र सिंह तृतीय को। तो ये एक जानकारी आपके लिए शक शासकों की। आगे देखिए, हिंदू पर्शियन पल्लव शासक जो हैं, पर्थियन भी बोलते हैं और पल्लव भी बोलते हैं। पल्लव शासक मूल स्थान तो उनका ईरान था। शक्तिशाली शासक याद रखें, गोंडोफर्निस। कौन था? गोंडोफर्निस, और जिसे बिंदु पर्ण के नाम से जानते हैं। ईस्वी 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक ये रहते हैं भारत में। और गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म भारत लेकर आया था। राजधानी तक्षशिला थी उस समय, याद रखें। तो ये हिंदू पर्शियन पल्लव जो ईरान के थे, उन्हीं के समय में, यानी कि गोंडोफर्निस शासक के समय में ही सेंट थॉमस आया और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में, और तक्षशिला थी उसकी राजधानी। पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिड्रेस्डस प्रथम था। और भारत में पहला पर्शियन शासक माउस था, माउस। और इस वंश का अंत किसने किया? कुषाणों ने किया है। ये जानकारी मुख्य याद रखें आप। मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं हम। कुषाण वंश देखें तो युची, इसको तो तोचेरियन भी कहते हैं, तौरवटी भी कहते हैं ये चीनी भाषा में। कुषाण वंश को युची याद रखें आप। और मूल स्थान उनका चीनी तुर्किस्तान है। संस्थापक कुजल कडफिसस प्रथम है। कुजल कडफिसस प्रथम कुषाण वंश से संबंधित महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सेकंड है विम कडफिसस द्वितीय। कडफिसस द्वितीय भी बोलते हैं और विम कडफिसस द्वितीय भी इसको बोलते हैं। इसने सिंधु नदी पार करके ही तक्षशिला व पंजाब पर अधिकार किया है। और इसने ही सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए हैं। कनिष्क, यानी कि ये जो शासक था कौन? विम कडफिसस। तो उसने ही सोने के सिक्के जारी किए हैं, याद रखें। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए, कुषाण वंश का महान शासक है विम कडफिसस, ठीक है। और उसी ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए हैं। शैव मतानुयायी था और महेश्वर की उपाधि धारण की। शैव धर्म से संबंधित थे विम कडफिसस, या कडफिसस सेकंड भी बोलते हैं, याद रखें आप। कनिष्क 78 ईस्वी में महानतम शासक, 23वें वर्ष यानी कि 78 ईस्वी यानी 101 ईस्वी तक वो रहेंगे। 23 वर्ष शासन किया है कनिष्क ने। उनके समय में चौथी बौद्ध संगति महान सभा का आयोजन हुआ था कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। और पहली राजधानी पेशावर पुरुषपुर थी और दूसरी उन्होंने मथुरा को बनाई थी। बहुत महत्वपूर्ण बात। तो कनिष्क का विस्तार आप समझ सकते हो। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और वहाँ से प्रसिद्ध विद्वान थे अश्वघोष, को, जो बुद्ध का भिक्षा पात्र था, और उसे खरीदा और एक अनोखा कुक्कट भी प्राप्त किया वहाँ से। तो अश्वघोष महान शासक, अश्वघोष एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो कनिष्क के दरबार में थे। तो कनिष्क की एक बार क्वेश्चन आता है। कनिष्क ने एक कथन कहा है कि मैंने उत्तर को छोड़कर शेष तीनों क्षेत्रों को जीत लिया है। कनिष्क का ये कथन है, याद रखें। दरबारी विद्वान वही उनके याद रखें, वसुमित्र हैं, अश्वघोष हैं, नागार्जुन हैं, चरक इतिहास का ये चिकित्सक थे चरक। और चरक किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार के महानतम चिकित्सक थे, याद रखें आप।
आगे हुविश्क करके एक शासक बना। हुविश्क 106 से 138 ईस्वी में प्रमुख केंद्र था मथुरा। उसका प्रमुख केंद्र था मथुरा के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु और आदि देवताओं की आकृति मिलती है। अंतिम शासक कौन है? तो कुषाण वंश का वासुदेव है, याद रखें आप, वासुदेव। और कुषाण शासकों में भीम कडफिसस जो था वो तो शैव धर्म से संबंधित था। कनिष्क व हुविश्क ये जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जबकि वासुदेव शैव व वैष्णव धर्म को मानते थे। ये एक लाइन याद रखें आप। मथुरा नगर की स्थिति हमें कुषाणों, मथुरा नगर जो है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी, पहले ही बताया मैंने, पहली तो पुरुषपुर थी, पेशावर, कनिष्क ने ये बनवाया था। कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय में बटा था। आपको पता है ये बौद्ध धर्म चौथी संगति में हीनयान व एक था महायान, दोनों बौद्ध से संबंधित हैं। और चौथी बौद्ध संगति है यह। हीनयान का महान अहर्त है, आपको पता है अहर्त, और महायान का बोधिसत्व है, बोधिसत्व। ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, आप ज़रूर इसे समझें। आगे देखिए, बौद्ध कला का विकास कुषाण राजाओं के संरक्षण में हुआ। किसके संरक्षण में? कुषाण राजाओं के संरक्षण में दो शैलियाँ विकसित हुई है, एक तो गांधार, एक मथुरा। गांधार जो है वो इससे यूनानी कला का प्रभाव पड़ता है, जबकि मथुरा से भारतीय कला का प्रभाव। तो कुषाण वंश में दो शैलियाँ विकसित हुई है, याद रखें आप। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखें, प्रशासन में सामंतीकरण की प्रक्रिया शक व कुषाण काल में ही प्रारंभ हुई है। मौर्योत्तर काल व्यापारिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? उज्जैनी। उज्जैनी याद रखें, उज्जैन जो था वो व्यापार का केंद्र था मौर्योत्तर काल में। व्यापार और विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर काल की देन है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यापार व विनिमय में मुद्राओं, पहले वस्तु विनिमय था, याद रखें, और अब क्या हुआ है? अब मुद्राओं का प्रयोग होने लगा मौर्योत्तर काल में। और मथुरा कला शैली आदर्शवादी हैं, जबकि गांधार कला शैली यथार्थवादी हैं, याद रखें, बहुत समझने की बात। कुषाण शासकों को क्या कहा गया है? देवपुत्र। कहाँ? तो चीनी ग्रंथ में देवपुत्र कुषाणों को कहा गया, याद रखें। मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण व सामंतवाद का उदय हुआ। विकेंद्रीकरण अलग अलग और सामंतवाद यानी राजाओं में सामंतों की उत्पत्ति हुई है मौर्योत्तर काल में, बहुत महत्वपूर्ण बात। इसीलिए तो बाद में क्या होगा? विभक्त हो जाएंगे सभी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा, ये बात यहाँ रह गई थी, एक बार फिर से देखिए। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, कृषक थे, योद्धा थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, निरीक्षक थे और एक मंत्री थे। तो कितनी शानदार व्यवस्था हमारे भारत में मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में थी, आप समझ सकते हो। बरहुत स्तूप जो शुंग कला का देन है, स्मारक हैं, जो 1873 में कर्णिगम महोदय द्वारा खोजा गया था, बिल्कुल सही। आगे देखिए, महाशतप शक शासक हैं रुद्रदामन ने अपने गिरनार लेख में दक्षिणालय के स्वामी शातकर्णी को 2 बार पराजित करने का दावा किया। तो ये पहले भी हमने समझा है। कलिंग के चैदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। और प्रसिद्ध कौन था कलिंग का शासक? तो राजा खारवेल, याद रखें। उड़ीसा भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ी हैं, वहाँ पर हाथी गुफा अभिलेख जो इसमें व्यक्तित्व वर्णन किया है। जैन भिक्षुओं के लिए आवास भी बनवाए हैं, किसने? तो खारवेल ने, याद रखें, महान शासक हैं ये, जैन धर्म से संबंधित। सातवाहन कालीन स्तूप वही अमरावती का स्तूप जो आंध्र प्रदेश के घंटूर जिले में है, और काले की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में है। ये दोनों सातवाहन वंश की महानतम कलाएं हैं, बहुत बार पूछा गया। अमरावती स्तूप किस वंश की देन है? तो सातवाहन काले की गुफाएं महाराष्ट्र में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे और देखिए आप, तो ये आपके लिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, तो कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। तो ये देखिए मौर्योत्तर काल के बारे में मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट एक ऑथेंटिक नोट्स लाया। आप ज़रूर बने रहें, अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। ये मौर्योत्तर काल के बारे में एक और कहना चाहता हूँ, ये प्राचीन समय में व्यापार व वाणिज्य का स्वर्ण काल था, याद रखें, व्यापार व वाणिज्य का स्वर्ण काल है ये। कला और संस्कृति का स्वर्ण काल अब हम आगे पढ़ेंगे, गुप्त काल आएगा, लेकिन व्यापार और वाणिज्य का स्वर्णकाल मौर्योत्तर काल था। इस समय में व्यापार बहुत अच्छा होता था भारत में। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए भारत का इतिहास में मौर्योत्तर काल फर्स्ट ग्रेड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑथेंटिक नोट्स नए हो तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें आप। तो फिर मिलें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।